And I would urge upon all of you that we need to really actively participate, directly or indirectly, in understanding these impacts and channelizing the information through Agromet Advisory Service System to reach out to the farmer in real time. Because the major challenge here is the time, all seed content and so on and so forth. I'm sure together we can make difference and we will make the difference. Thank you, Jay. Publications. First of all, a souvenir by Honorable Member Parliament Shiftus Patel. Next, abstract summaries by Dr. Elisat Rajal. Thank you. आज के इस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दिनेश राठौर साहब, ज्ञानेंद्र मुनि जी, डॉक्टर भट्ट साहब, देश के अनेक इंस्टीट्यूशन से आए हुए रिस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब, सीनियर साइंटिस्ट, ले जिला के एग्रीकल्चर एनिमल शिप हस्बेंड्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बिहार के डायरेक्टर और साइंटिस्ट साहब और इस समारोह में भाग लेने आए हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों से सभी महानुभावों का मैं भारत के इस सीमा क्षेत्र के जो कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका है, वहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सच मानिए मुझे बहुत खुशी हुई आज कि लेह में जो IRG रीजन की जो एसोसिएशन की यहाँ पर स्थापना हुई है, 3 ही साल हुआ है और उस 3 साल के छोटे से समय के दौरान जो उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं वो सही मानों में उत्साहजनक है। और आज जबकि बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट जिनका गोल रीजन में रिसर्च करने का, काम करने का किया है, उन्होंने वो एक जगह पर यहाँ पर एकत्रित होके कोल्ड एरिड रीजन को फोकस करके जो समस्या यहाँ है इस इलाके में लेने वाले लोगों की, जो जबकि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सिंपोजियम के बाद इसका जो परिणाम होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शायद आगे कोल एरिड क्षेत्र के लिए जो भी हम पॉलिसी निर्धारित करेंगे, जो समस्याओं का हल हम सुझाने में शायद ये महत्वपूर्ण एक कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं आज की इस विचारों की आदान प्रदान को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। और चूंकि आज का ये फोकस कोल्ड एरिड रीजन से है, तो मैं कोल्ड एरिड रीजन तक ही महदूद रखना चाहूँगा, खासतौर से लद्दाख के बारे में। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे
हम भारत सरकार से भी अनुरोध कर रहे थे, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च से भी हम अनुरोध कर रहे थे कि ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से जब तक यहीं पर स्टडी करने का, रिसर्च करने का काम नहीं होता है, तो कहीं और प्रयोग किया गया जो भी नतीजा होगा यहाँ के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। इसी की बात है, यहाँ पर स्क्वाश का एक यहाँ पर चैप्टर खुला है, DRDO की तरफ से उसका भी थोड़ा अपग्रेड हुआ है। करना चाहूँगा, आप सभी का सहयोग चाहूँगा कि इसको अपग्रेड करके यहाँ पर एक फुल फ्लेज यहाँ पर एक संस्था कायम हो, जिससे कि ना सिर्फ लद्दाख के लिए पूरे हिमालयन क्षेत्र में जो इस तरह की क्लाइमेट कंडीशन है, इकोसिस्टम है, उसके लिए कुछ हम ठोस कुछ रिसर्च और अनुसंधान यहाँ पर कर सकें। लद्दाख के बारे में थोड़ी सी मैं आपको ये ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, शायद बहुत से लोग जो यहाँ पर उपस्थित उन्होंने इस तरह ध्यान नहीं दिया होगा। लद्दाख का देश के बाकी हिस्सों से सड़क के जरिए 1962 चीनी हमले के बाद हुआ। उससे पहले लद्दाख पूरी तरह से भारत के शेष क्षेत्रों से कटा हुआ था। लद्दाख की आर्थिक स्थिति बहुत ही निराशाजनक थी। बावजूद उसके 1960-1950 के दशक से पहले की आप बात करें, चूंकि कुछ भी वहाँ बाहर से यहाँ नहीं आ सकता था। श्रीनगर तक का रास्ता 16 दिन का था। ट्रेड जो थोड़ा बहुत मेनलैंड के साथ होता था वो लाहौल स्पीति किन्नौर उसकी तरफ से होता था, मीना लगता था। इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सकता था, खासकर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की मजबूरी कहिए, सब कुछ यहीं पे हमें पैदा करना पड़ता था। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ हो, पहनावा है, टोपी से लेके जूते तक यहाँ हमें बनाना पड़ता था, बाहर से नहीं आ सकता था। और उसी जो एक तरह से क्या कहेंगे आप, ऑब्स्टेकल कहेंगे, जो भी कहेंगे, उसकी वजह से उस ज़माने में से, प्राचीन ज़माने से लद्दाख के लोगों ने इजाद किया किस तरह के क्रॉप यहाँ पर हो सकता है, किस तरह की सब्जियाँ बन सकती है, किस तरह ज़रूरत की चीज़ें हम खुद यहाँ बना सकते थे। और उस नाते से हर घर लद्दाख में एक छोटा कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, वही लाइवलीहुड का एक ही साधन था। और इसलिए सभी लोग, हर फैमिली लद्दाख में भेड़ बकरियां भी पालते थे, गाय भी रखते थे, आने जाने के लिए घोड़ा भी रखते थे। और जो थोड़ा बहुत ज़मीन जो है उपलब्ध थी खेती के लिए, उसमें खेती भी करते थे। और चैलेंज क्या था जान सकते हैं, सिंगल क्रॉप एरिया, पूरा लद्दाख क्षेत्र अभी कुछ इलाकों में 2 क्रॉप होता है या ले सकते हैं। 6 महीना सर्दियों का होता, कुछ भी नहीं उगता, उसके लिए हमें स्टॉकिंग करना पड़ता था उस ज़माने में। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए, उस ज़माने में चाहे पशुओं के लिए खाने पीने का, वो भी हमें स्टॉक करना पड़ता है। तो इस चैलेंज के बावजूद भी लद्दाखी सोसाइटी ने ऐसे सिस्टम इवॉल्व किया जो कि बहुत ही यहाँ के लिए रेलेवेंट था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैनाल सिस्टम देखेंगे पुराने ज़माने का जो बना हुआ, वो इतना अच्छा और जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी अभी दर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के जरिए हम कुछ अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उगाते थे। अब आजकल के जब से कनेक्टिविटी बढ़ा, हमारा एक्सपोजर हुआ, सड़क बनी, बाहर से चीज़ें आना शुरू हुआ। बेशक आज आप देखेंगे लद्दाख की आर्थिक स्थिति बहुत आप देखेंगे, लेकिन ये भी आप हम सभी जानते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है। आजकल जो टूरिज्म के चलते यहाँ पर कुछ संपन्नता है आर्थिक दृष्टि से, सेना की मौजूदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लद्दाख की इकोनॉमी में, ये सारा भी सस्टेनेबल नहीं है। तो जब आगे की हम बात सोचेंगे, कोल्ड एरिया रीजन में लद्दाख का क्या यहाँ और उसमें एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सारा होगा। और जब आप इसी बारे में यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, एक तो हमें उसी पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए
आज की टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध है हमारे पास, नए नॉलेज हमारे पास, साइंस का हमारे पास मौजूद है। उन सब का उपयोग करते हुए लद्दाख की फ्यूचर जो फ्यूचरिस्टिक आप जो ये इसकी करेंगे तो उसमें पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी आपको नजर में रखना होगा और जो सिस्टम रखना होगा। और आजकल जो सबसे ज्यादा चैलेंज है हम देख रहे हैं, इसका जिक्र हुआ, डायरेक्टर जनरल साहब ने भी जिक्र किया, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ हो रहा है। और ये सम्मान मुझे दिया आज की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में मुझे बुला के चीफ गेस्ट बना के मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। In order to keep this day in our memories, and in order to have a concrete reminder of this event, we will now be presenting mementos. For that, I would like to call the Director of Kazi, Dr. R.K. Bhatt, to present mementos to Shri Satsang. Now, I would like to call upon National Organizing Secretary Dr. Anurag Saxena to present memento to Dr. S. Rathore. Now I call upon Dr. Raghuvanshi to present a memento to Dr. Gyanendra. Now I would like to call upon Dr. Anurag Saxena, the National Organizing Secretary of this symposium, to come on stage and offer the vote thanks. Respected delegates, came here from distant places, members of press, media, and ladies and gentlemen. We are thankful to Honorable MP Day for his very valuable time and accepted our invitation to inaugurate this symposium. Thanks are also due to Dr. Rathore DG, IMD for unconditional support to organize this meeting. It is my privilege to honor to give the thanks to my childhood friend, Dr. Mani, District General Manager NABARD, who kindly agreed to be a guest of honor of this function today. I am thankful to Chairman Azarai and my executive, who showed confidence in me to organize this event today and provide full support to organize this event at this distant place. I am also thankful to different ICAR institutes, SAUs and other organizations for sponsoring their scientists and faculties to attend this symposium. The delegates who have come from different parts of the country to this beautiful cold desert deserve a special thanks. Despite facing some region-specific health problems, I am happy to see their smiling faces here. Financial support received from different organizations like NABARD, Ministry of Earth Sciences, DST is duly acknowledged at this moment from deep of my heart, which helped us a lot in successful organization of this event at today. I express my sincere thanks to chairman and members of organizing committee like reception, registration, food, transport, feeding committee, production committee, etc. Special thanks are due to my colleague Dr. M.S. Raghuvanshi and his team, namely Jigmat Stanjan Landau, Mohammad Raja, Digambar Singh, Hira Lal, Lakhan Singh, Ranjin Dorje, who have worked day and night in making the program grand success. Their sincere efforts have made our stay comfortable today. Despite there might have some problems, I own the sole responsibility of this lapses. Thanks are also due to press and media personnel for extensive coverage of this coverage.
Last but not least, I express my deep sense of gratitude to those who directly or indirectly contributed for successful organization of this event. Thank you. दृष्टिपात करें कि ये कुछ 2012 से लेकर के अब तक और आपकी CIs जो कि बहुत तेजी से सिकुड़ता जा रहा है और खास तौर से ये सिकुड़न पिछले 15 साल इसका सिकुड़न तो अब ये निर्बाध रूप से स्थापित हो गया है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन न केवल वायुमंडल में बल्कि समुद्र में जो दोनों कर्म हो रहे हैं ऊंचाई बढ़ रही है और साथ ही साथ जो स्नो है ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है उसमें तीव्रता से जो उद्योगीकरण के बाद हुई है वो है पूरा विश्व पिछले कई वर्षों से इस चिंता किया और सर्वप्रथम 1979 में वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ये पहले समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है और फलस्वरूप इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1990 में वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2 में थी। ये तय हो गया कि अभी जलवायु परिवर्तन बहुत प्रमुख अहम मुद्दा है और उसको उस समय टैकल करना चाहिए और उसके तत्पश्चात स्थापना की गई और भारत से डॉक्टर RS पड़ौदा और मैं इस पर काफ़ी सक्रिय रहे और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज हो गया और IPCC ने अपने तब तक असेसमेंट रिपोर्ट 4 आ चुकी थी और 2013 में असेसमेंट रिपोर्ट 5 आई और उसके अनुरूप किस प्रकार हम क्लाइमेट प्रोडक्ट्स जो ग्रेजुअल चेंज जो हम कहते हैं कि अगर 1 डिग्री का तापमान 100 वर्ष में बढ़े तो समझेंगे कि ये ग्रेजुअल है। मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। अब पिछले 400,000 वर्ष के तापमान के और CO2 कंसंट्रेशन के ऊपर अगर आप दृष्टिपात करें तो ये पीरियोडिसिटी रहेगी, ये तापमान भी और CO2 ये और आपस में लिंक भी है। एक निश्चित काल के पश्चात पीक आता है और फिर वो घटता है और ये करीब 1000 वर्ष का है। लेकिन अब जो है इसमें तीव्रता है। अगर आप समझें कि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी का तापमान माइनस ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम कहते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सारे GHGs एरोसोल्स, अगर वो न तो तापमान काफी कम, वो दूसरी समस्या है। तो निश्चित रूप से ये माने कि ये खराब नहीं है। 18 में 1.5 वर्ष में इतनी चेंज होता है और इसके जनित जो वेरिएबिलिटी है तापमान में वो करीब 15 वर्ष में आप समझ लें कि ये आगे बढ़े। मिलानकोविच साइकिल जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं कि जो ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल है, हम जानते हैं, लेकिन वो इलेप्टिक 100,000 वर्ष। जब ये गोलाकार है तब पृथ्वी ज्यादा गर्म और जब इलेप्टिकल है तो पृथ्वी ठंडी। और दूसरा जो एक्सियल ऑब्लिक्विटी है इसके जिसकी की साइकिल 40,000 वर्ष है, जो एक्सिस है 21.5 और 23.5 के बीच का। तो अगर ये अगर इस पोजीशन के करीब है तो खासतौर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो ज्यादा गर्म हो गया और मोटा मोटी पृथ्वी का तापमान ज्यादा होता है। और तीसरा कारण जो प्रिसिशन है जिसकी की साइक्लिसिटी 19,000 से 23,000 वर्ष है,
आप देखते हैं कि जो पृथ्वी आपने अभी के चक्र में तय की और कई बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, कई बार दूर होती है। इसी प्रकार इसकी एक बड़ी साइकिल है जिसको कि हम प्रिसिशन कहते हैं, और जब पृथ्वी करीब होगी तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और गर्म होगी। तो ये कुछ कारक है। अब जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल हजार्ड्स है, उसमें आप देखिए सभी कारकों से हाइड्रोमीटरोलॉजिकल कारक, ये साइक्लोन्स अब पिलर नहीं रहे क्योंकि उनका पूर्वानुमान बेहतर है, हम उनसे बेहतर रह पा रहे हैं, लेकिन थंडरस्टॉर्म्स और हेवी रेनफॉल इवेंट्स जिसके कारण की फ्लड फ्लड्स आती है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। मानसून की बात करें तो आप ये आंकड़े हैं ऑल इंडिया मानसूनल रेनफॉल का नकारात्मक फिगर है, और आप देखें कि -8, -15, -19, -13, -23, -8, -12, और इस वर्ष भी अब तक की स्थिति है कि मानसून सामान्य से 9% कम है। तो और इसी प्रकार बाकी तापमान और अन्य अवस्थाएं जो है बहुत उत्साहवर्धक है। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा चैलेंज कि आप जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको नापें कैसे, और नापने के लिए आपको बहुत लंबे काल के प्रेक्षण चाहिए, और लंबे काल का मतलब 100-200 वर्ष नहीं है, हजारों वर्ष तक भी आपको जाना पड़ता है। और हमारे पास में उपलब्ध प्रेक्षण जो है सतह में, अब देखें तापमान पिछले 123 वर्षों के 33 वर्षों में ये 2000 के बाद के सारे वर्ष, और हर डिकेड को देखें, पिछले 3 डिकेड एक पिछले डिकेड का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और 2010 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में जहाँ की एनोमली है 0.66, बाकी एनोमली ऐसी आगे जो हैवी रेनफॉल के एपिसोड्स है लगभग समूचे विश्व में बढ़ रहा है, बासिवा मध्य अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और जापान। अब इसको सेवा प्रदान करने के लिए विश्व मौसम संगठन ने रीजनल क्लाइमेट सेंटर्स स्थापित किए हैं। भारत में भी मौसम विभाग के पुनः स्थित कार्यालय में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़े। इंडियन सिनेरियो अभी इससे कोई अलग नहीं है, और इसका काम भारत मौसम विभाग देखता है। तापमान चाहे एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, नेक्स्ट, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़े। एक खास बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आंकड़ों को लेकर के आप विश्लेषण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आंकड़ों की या तो संख्या कम हो या गुणवत्ता अच्छी नहीं हो तो मैसेज बिल्कुल गलत जाता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की जब भी बात करें, आंकड़ों की शुद्धता, उनकी प्रामाणिकता और उनकी मात्रा, ये आप शोध में जरूर ध्यान रखें। उदाहरण यही है कि अगर आप तापमान के डाटा सेट और प्रोसेस क्वालिटी चेक डाटा सेट के साथ में जब इसको प्रोसेस किया तो सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। ये सिर्फ थोड़े से ही क्षेत्र है कि जहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड दिखाया है, बाकी तापमान बढ़ता है। रेनफॉल में जैसे मैंने कहा कोई विशेष ट्रेंड नहीं है, ये मानसून का है। आगे बढ़े। ये लेकिन विंटर का प्रेसिपिटेशन जो है ये घट रहा है। और सीरीज देखें तो एक चीज उभर के आती है कि रेनफॉल सीरीज में 30 इयर्स का एक साइकिल है, और अभी जो साइकिल चल रहा है ये बिलो नॉर्मल का साइकिल चल रहा है, कुछ ये साइक्लिसिटी है। आगे बढ़े। और ये 2012-13 का शायद यहाँ पे है। और खास बात यह है कि एक विशेष परिवर्तन, अगर पहले के काल को देखें तो अगस्त के मध्य में ब्रेक इन मानसून था, और जो आगे बढ़े, फिलहाल स्थिति ये है कि ब्रेक इन मानसून जो पहले अगस्त में होता था, अब 20 दिन पहले जुलाई के अंतिम डिकेड में होने लगा।
अब मसला ये है कि हमारी फसलों को हमें इसके अनुरूप तैयार करना होगा, ये चैलेंज है आगे। हेवी रेनफॉल इवेंट्स निरंतर बढ़ रही है, ये आगे बढ़े। ये अलग अलग फिगर है, कुछ पब्लिकेशंस हैं हमारे जो वेबसाइट पे उपलब्ध है, IMD.gov आगे बढ़े। ये स्टेट राज्य लेवल किस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ ये भी उपलब्ध है वेबसाइट पर। ये स्टेट लेवल चेंजेस है, आगे बढ़े। और ये टेम्परेचर की स्टेट वाइज टेबल है, आप देखेंगे कि हर महीने और स्टेट वाइज टेबल्स हमने तैयार किए, आगे बढ़े। जस्ट सूचना के लिए बता रहा हूँ, आगे बढ़े। और प्रिडिक्शन में आगे बढ़े। प्रिडिक्शन में जो है अभी बस ये जो तकनीकी जो मॉडल अभी प्रयुक्त हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। और लेकिन खेल अब सारा ये है कि क्योंकि जो मुख्य कारक है वो वायुमंडल की स्थिति है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका प्रोजेक्शंस उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमें कुछ सिनेरियो जनरेट करने पड़ेंगे। तापमान में वृद्धि भी उससे भी आप जो जलवायु कारक है वो प्रदान कर सके। और दूसरे वक्ता जो डॉक्टर DK मिश्रा जी है उनको आमंत्रित करूँगा। So coming to our issue, this end slides what is told about the water, agriculture and health. So all three are highly related. So if we take care of water and agriculture, maybe our health will be okay. So with that, and slowly I think he has opened the base now for the discussion. So we will be going little inside the subject and particularly in the context of the old ages. And slowly I was seeing the presentations, all the presentations. By the end of the session, we will have really insight to this program. So anyway, already now, by now we know what is the old agent, and particularly this has happened due to this big barrier like Himalayan in our country. It is one way good, and though we got a cold agent, but it is in many way physical barrier from outsiders, and we have got many good things. It is not that bad things. That rain, what we are seeing, it is the boon of Himalayan region. Next, please. So these are the some of the things. So when we will be entering into the subject, if we just keep in mind 2-3 key words like fast blowing winds, sparse natural vegetation, type of climate change. In this cold desert, of course, some part is there in China and some part in Pakistan, but we are more concerned in this, and particularly as per this NVSS LEP that Zone 1 agroecological region 1 is our concern for this region. Next, please. So this is the agroclimate of Ladakh. So it is, Sir Rathod was telling in 2-3 days all these seasonal rainfall may come also, and that frequency has increased, so that is towards climate change.
Next please. And peat is much more than what we get as rainfall, so automatically we have to see the sources for keeping our crop alive, for which we want irrigation. And fortunately, though rainfall is less, there is a glacier belt, so which is a boon in disguise for this area. So how we can manage that water through water management, particularly in these areas, will be of great interest to all of us. So this is the type of soil. Soil is also not very good, but what I found just yesterday, I was seeing, wherever there is a crop, it really looks good. Maybe the good soils have come from areas where we are getting good crop. Overall, the soil may not be good, but where there is a crop, maybe the soil has been washed out from the top, maybe we are getting good soil. So the difference must be there. It is not the average soil which is producing the crop. Next please. So this is a very interesting thing how this glacier is connected to our system, particularly this our